अच्छा, सबसे पहले तो ये पढ़ते कि ये जो आज हम पढ़ने जा रहे फायरबेस ये असल में है क्या। किसी को कोई आइडिया हो फायरबेस क्या होता है क्या नहीं होता तो ज़रा शेयर करें हमारे साथ। कोई है? अच्छा। हम्म, ये टीम सही है या वाइड कर दे? सही है। अच्छा जी, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है फायरबेस। अब फायरबेस की ज़रूरत क्या है वो सब देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्रंट एंड है और सेम ही हमारे पास एक बैक एंड होता है। अब फ्रंट एंड को लिखने के लिए हमारे पास, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कोड होता है। अगर हमने इसको फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना होगा तो हमें यहाँ पर कोडिंग करनी होगी। ये अगर हमारे पास बैकएंड है और बैकएंड में हमारे पास कोई डेटाबेस हम रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटाबेस का कोई भी डेटा हम रखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आएगा। और इसके लिए भी हमारे पास क्या चाहिए, कोड चाहिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ये दोनों कनेक्ट होंगे तो आपके पास क्या होगा, होगा मतलब कनेक्शन होगी, जो भी हम कर रहे हैं डेटा भेज रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। अच्छा, इस फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक हमारे पास होता है डेटा, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस, कहीं पर हमारा डेटा स्टोर हुआ हो। यही डेटाबेस फ्रंट एंड में भी होता है और यही डेटाबेस हमारे पास बैकएंड में भी होता है। अब जब बैकएंड में डेटाबेस होता है और इस बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो, डेटाबेस का बैकएंड का जो जितना भी डेटा हो उसको अगर आपने फ्रंट एंड पे भेजना हो या वाइस वर्सा, फ्रंट एंड का जितना भी डेटा हो उसको आपने बैकएंड पे भेजना हो, चाहे आपका साइन अप लॉगिन हो या कुछ प्रोडक्ट्स हो, आप चाह रहे कि मेरे पास फ्रंट एंड में यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा है, वो आपका ईमेल हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इस पूरे डेटा को यहाँ डेटाबेस में रखना हो, यहाँ से अगर आप इसको, अगर आप इसको यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, डेटाबेस में रखना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा कि आपका जितना भी डेटा फ्रंट एंड पे शो हो रहा है वो आपके बैक एंड पे भी शो हो रहा होगा। अभी जो ये ईमेल और प्रोडक्ट का डेटा मौजूद है ये सिर्फ फ्रंट एंड पे लोकल क्रोम पे चलता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये दोनों कनेक्ट करें, फ्रंट एंड के कोड को बैक एंड के कोड से कनेक्ट करें। इन दोनों कनेक्शन को करने के लिए आपके पास तो फ्रंट एंड का कोड होगा और बैक एंड का कोड होगा। यहाँ पर इस बैक एंड के कोड को हम कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं? आपका जितना भी कोड होगा, अगर आपसे कोई पूछे आपके पास फ्रंट एंड के लिए कोई सर्वर है, वो ये पूछ रहा है कि बैक एंड पे आपके पास कोड मौजूद है। आप जब बैक एंड से फ्रंट एंड में डेटा भेज रहे हो, फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा भेज रहे हो, तो क्या आपके पास बैक एंड का कोड है? उस बैक एंड का कोड को बोलते हैं सर्वर। और वो जो सर्वर फ्रंट एंड से कनेक्ट होता है, दोनों के बीच में जो रास्ता है, कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन हमारे पास दो तीन तरीकों से होता है। एक तो हमारे पास होता है फेच, याद आया?
प्रोडक्ट को हम बैकएंड का, किसी ने बैकएंड का कोड बनाया था, डमी डेटा, वो हम फ्रंट एंड से कनेक्ट करवा रहे थे। या तो आप फेच से करो, या तो आप उसको क्रड से करो। किससे करो? ये क्रड क्या होता है? आप डेटा को क्रिएट करते हो, आप डेटा को अपडेट करते हो, सही है, आप डेटा को रीड भी करते हो और आप डेटा को डिलीट भी करते हो, सही है। अब ये जो क्रड होता है ना, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, HTTP रिक्वेस्ट है। सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं पोस्ट, क्या होता है, और दूसरा हमारे पास होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों होते हैं। फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए जो दोनों का कोड है, उन दोनों के कोड को कैसे कनेक्ट करना होगा, वो हमारे पास दो तरीके, या तो आप फेच से करें, या तो आप किसे करें, पोस्ट और। अगर आप पोस्ट और गेट से करेंगे तो पोस्ट और गेट के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है एक्सियोस। ये क्या करता है? फ्रंट एंड के कोड को बैकएंड से और बैकएंड के कोड को फ्रंट एंड से, ये जो सर्वर का जितना भी कोड है ना, लेट्स से कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये अभी फ्रंट एंड में नहीं मौजूद, ये अभी कहाँ मौजूद है? सर्वर पे मौजूद है। जो सर्वर पे अगर प्रोडक्ट मौजूद हो ना, तो इस प्रोडक्ट को यहाँ पर कहते हैं हमारे पास एपीआई। क्या कहते हैं? जो हमने डमी जेसन वाला डेटा देखा था ना, अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं, HTTPS डमी जेसन डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ये जो सारा डेटा है ना, ये भी तो कोड ही तो है। अटेंडेंस लगा के आ जाओ। यहाँ पर देखिए, अगर आप एपीआई की बात करें तो एपीआई से मुराद ये है कि अगर किसी ने पहले से प्रोडक्ट रखे हो, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर प्रोडक्ट रखे हो, उसका स्कीमा, या ये जो हमें अल्फाज बोलो थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको, लेट्स से कि मैं कोई एक डेटा बना रहा हूँ और आपके पास डेटा कुछ ऐसे मौजूद है, ऐसे प्रोडक्ट करके डेटा मौजूद है, और यहाँ पर आपके पास ID 1 और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम ABC वट एवर जो भी है, ये पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है। ये एक एपीआई हो गई। क्या हो गई? प्रोडक्ट के नाम पे एपीआई हो गई। अब किसी ने यहाँ पर बनाया, जब आप इसको फ्रंट एंड में लाने की कोशिश करते, फ्रंट एंड में दिखाने की कोशिश करते, तो आप इसको एक्सियोस या फेच के जरिए लाने की कोशिश करते। आप लोग लिखते हैं कि एक्सियोस डॉट, अगर डेटा ला रहे तो आप लिखोगे डेट, सही है, आपने गेट लिखा, गेट के बाद आप उसका पाथ देते हो। पाथ का मतलब क्या है? जो बैकएंड में किसी ने रखा होगा कि अगर मैंने बैकएंड के अंदर कोड रखा है और अगर प्रोडक्ट आपको निकालने हो तो आपने पहले लगाना होगा एपीआई और बाद में लिखना होगा प्रोडक्ट्स, तो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट निकाल रहे तो प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट करके आगे जाके आप आईडी दे दें। कौन सी आईडी? तो बहुत सारे अगर प्रोडक्ट होंगे तो बहुत सारे आएंगे, अगर आपने आईडी दी होगी तो प्रोडक्ट की जो आईडी होगी वो आपके पास आ जाएगी। या तो लोग ऐसे कर रहे होते और या लोग इसको ऐसे कर रहे होते, यहाँ पे आते, ये फेच वगैरह नहीं लगाते, यहाँ पर डायरेक्ट करते फेच। क्या करते? फेच लगाते। अब दो चीजें, अगर आप फेच लगाओगे तो फेच में आपको ये बताना होगा कि ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैकएंड पे, ये रिक्वेस्ट पोस्ट की है या किसकी है, गेट, ये बताना होगा। एक्सियोस में ये नहीं बताते, क्योंकि एक्सियोस में देखो पहले क्या लग चुका है, ये आसानी हो जाती है, ज्यादातर एक्सियोस यूज होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बैकएंड से डेटा लेना हो एक्सियोस यूज कर दो या फेच यूज कर दो, कोई थोड़े से और चेंजेस है और चीजें हैं, वो जब आप बैकएंड स्टार्ट करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जो बैकएंड में भी लोग एपीआई बनाते हैं ना, तो एपीआई से पहले बता दें कि अगर आपने इसको गेट, अगर आपने इसको रिसीव करना हो ना, तो आप इसके पहले क्या लगाओगे, गेट लगाओगे। अगर यहाँ पर गेट है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर पोस्ट है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। बात समझ आ गई? इसी तरह से हम फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये तब होता है जब आपके पास जो डेटाबेस में कोड मौजूद है वो आपके बैक एंड पे मौजूद है, सर्वर पे। किस पे मौजूद है? अब एक चीज और आती है, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो ये फ्रंट एंड का जितना भी कोड है ना, ये फ्रंट एंड का जितना भी कोड है, ये मैं
बैकएंड पे नहीं रख रहा, मेरे पास बैकएंड नहीं है, सर्वर नहीं है, मैं फ्रंट एंड पे ही रख रहा हूँ, फ्रंट एंड पे ही स्टोर हो जाए। जो फ्रंट एंड का डेटाबेस होता है ना, फ्रंट एंड का, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने देखा था लोकल स्टोरेज होता है। ये लोकल स्टोरेज बहुत कम होता है, 5 KB तक सपोर्ट कर रहा होता है, 5 MB 5 KB तक, विच इज वेरी लेस। तो हम इसके अंदर अपने डेटा, हाँ अगर ये कम है तो इससे हम लोग काम लेते हैं, फिर भी लोग इससे काम लेते हैं। इसके अंदर क्या सेव करवा रहे होते? टोकन। यूजर अगर साइन अप हुआ, लॉगिन हुआ, तो इसका एक सीक्रेट टोकन होता है कि ये बंदा लॉगिन है, इसकी आईडी मैंने लोकल स्टोरेज पे रख दी। जब तक क्रोम के अंदर वो मौजूद होता है तो टोकन सेव हुआ होता है। जब वो लॉग आउट कर देते हैं तो टोकन क्या हो जाता है, वहां से डिलीट हो जाता है, खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। इसकी मिसाल अगर मैं यहाँ पर दे दूं आपको, अगर यहाँ पर ये चल रहा हो, बैकएंड अगर इसका चल रहा हो, तो मैं बता देता हूँ। मैं अगर लॉगिन करूं, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, पासवर्ड भी याद नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा, साइन अप कर देते। अब देखिए अकाउंट बन गया ना, तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में हम इससे क्या फायदा ले रहे होते? अब ये पूरा कोड जो आ रही है पूरे बैकएंड से आ रहा होगा, अगर इसके अंदर कोई जॉब्स या कोई प्रोडक्ट्स होंगे वट, वो बैकएंड के अंदर होगा। लेकिन हम इसके साथ इससे क्या ले रहे हैं, ये टोकन ले रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, तो टोकन क्या हो चुका है, बस ये काम इससे ले रहे होते कि यहाँ तक तो ये काम चल रहा होगा। अब जब जब तक टोकन यहाँ मौजूद होगा इस बंदे का, तो ये बंदा लॉगिन होगा। जैसे ही मैंने लॉग आउट कर दिया, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या थी, IB7 थी, IBR। यहाँ पर आया, अब देखिए मैंने यहाँ से टोकन को हटा दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बंदा गायब हो गया होगा। इसके मैं ये ओ तोड़ा देता हूँ। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश हो रहा है, ये बंदा क्या हो चुका होगा, लॉग आउट हो चुका होगा, क्योंकि आपने लोकल स्टोरेज से क्या कर दिया, उसका टोकन उड़ा दिया। देखो लॉग आउट हो गया। तो इससे हम ये काम ले रहे होते, ये इतना काम ले रहे होते लोकल स्टोरेज। एक चीज हम इसके अंदर और यूज कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास लोकल स्टोरेज हो या लोकल स्टोरेज ना हो, तो इसके साथ साथ हम अपना एक डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं कि हम छोटा सा काम करें, तो हम ये लोकल स्टोरेज के लिए हम अपना डेटाबेस यूज कर सकते हैं। एक ये होता है कि आप अपने इस फ्रंट एंड की कुछ चीजें बैकएंड के अंदर रखते हैं, लेकिन आपके पास बैकएंड ना हो। ये कैसी बात हो गई? आप चाह रहे हो कि आप फ्रंट एंड से कोई कोड रख रहे हो, यहाँ पर बैकएंड पे कोड रख रहे हो। वो कोड क्या हो सकता है, आपका पूरा यूजर डेटा हो सकता है। लेकिन ये जो यूजर का डेटा है ना, ये आपने कहाँ रखा है, वो बैकएंड आपने नहीं बनाया, आपके पास नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की चीज यूज कर रहे हो। तो जो थर्ड पार्टी होती है वो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फायरबेस बिना सर्वर के काम करता है। इसको हम कहते हैं सर्वरलेस। क्या बोलते हैं? सर्वरलेस। अब बात समझ आ गई सर्वरलेस क्या होता है? अच्छा, अब आप अगर फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट कर रहे हो और ऐसा बैकएंड जो आपने नहीं बनाया, आप किसी थर्ड पार्टी की चीज यूज कर रहे हो और आपका डेटा वहां पर जा रहा है और वहां पर डेटा वहां से उठकर आ रहा है, ये सर्वरलेस कहता है। फायरबेस कहता है यार आप बैकएंड का कोड ना लिखो, पंचायत ना लिखो, मैं आपको कुछ कोड देता हूँ, वो कोड फ्रंट एंड में डालो, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ उस तरीके से डालो। अगर आपने प्रोडक्ट डाले हो तो इसके ऊपर ऐसे फंक्शन लगाओ जो जो मैं दे रहा हूँ,
आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो मेरे बैकएंड पे सेव हो जाएगा। अगर मंगवाना हो तो कैसे मंगवाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये किसी थर्ड पार्टी की सहूलत हो गई ना हमारे पास। अगर हम किसी बैकएंड का कोड बना रहे हैं, बैकएंड का कोड आप नहीं बना रहे, जैसे अगर आप किसी जगह रहने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये घर मेरा हो, मैं खुद इसे खुद अपने हाथ से बनाऊं, तो आपके पास बैकएंड का मतलब ये है कि एक घर बनाना भी पड़ेगा, उसके लिए पैसे भी चाहिए, इमारत भी चाहिए, जगह भी चाहिए। आपने जगह बनाई, उसके अंदर आप रह रहे हो, जो आप रह रहे हो आपका फ्रंट एंड हो गया, जहां पर रह रहे हो जिस इमारत में, वो आपका क्या हो गया। अब एक सहूलत हमें लोग देते हैं कि यार बैकएंड मैंने बनाया है, मेरी एक बिल्डिंग है, आप सामान ले आओ इसमें रख दो, सामान रख दो, आप मुझे मंथली क्या दो, किराया दो। ये फायरबेस भी यही कहता है, आप मुझे मंथली रेंट दो और आप अपना डेटा इसके अंदर स्टोर करो। अब जब आप इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं ना, अब जब इसके ये मंथली रेंट देता है, वो रेंट ये कैसा लेता है, हमारे साथ ड्रामा करता है। ड्रामा क्या करता है, ये कुछ चीजें फ्री देता है, कुछ चीजें, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, उसमें हमारे पास शामिल है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन, किसी ने लॉगिन किया, साइन अप किया, सही है, कंटिन्यू विथ लॉगिन किया, ये फ्री देता है। आप जितने भी यूजर का डेटा हो, लॉगिन साइन अप करो, इसके फायरबेस के अंदर जो प्रोजेक्ट अभी हम बनाएंगे उसके अंदर स्टोर कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कुछ हमारे पास देता है फाइल स्टोर डेटाबेस, फाइल स्टोर डेटा, फाइल स्टोर डेटा हमारे पास देता है, ये भी फ्री है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर क्या है, लिमिट है। एक हमें ये देता है स्टोरेज, क्या देता है, ये पहले फ्री होता था, अभी क्या हो चुका है, ये पेड हो चुका है। पहले ये फ्री होता था जब हम फाइलबेस यूज करते थे कुछ लिमिट के लिए ये, अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो प्रोजेक्ट में ये शुरू से ही बोलेगा कि भाई ये क्या है, पेड है, आप पैसे दो शुरू के लिए, आप किराए पे रह रहे हो, मैंने आपको ऑथेंटिकेशन क्या दे दी, फ्री दे दी। 3 कमरे का मकान है, 3 कमरे में 2 में वॉशरूम होते, तीसरा मैंने आपको क्या दे दिया, फ्री दे दिया। अब आप चाह रहे हो कि एक चौथा कमरा भी मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किराया बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक घर और ले रहे हो, अगर आप अभी घर नहीं ले रहे, कोई अलग एक बिल्डिंग से अलग, इसी मालिक मकान का अलग से एक मकान बनाए, आप चाह रहे हो कि मैं अलग ही रहूं, बिल्डिंग में ना रहूं, उसे हम बोलेंगे स्टोरेज। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इसी में भी पिक्चर जाती है, इसी में यूजर का डेटा भी जा रहा होता है और इसके अंदर भी जा रहा होता है, तो ये पेड क्यों हुआ, इसकी बात करते हैं। जो फाइल स्टोर है ना, फाइल स्टोर, ये फाइल स्टोर लिमिटेड है, बहुत कम, अगर लेस जीबी डेटा हो ना, लेस जीबी, तो इसके अंदर ये रख सकते हो, इमेजेस भी रख सकते हो। ये जो पेड है ना, पेड, इसका फायदा ये है कि आप इसके अंदर वीडियोस भी रख सकते हो, सही है, और इसके जो डेटा है ना वो हमारे पास ज्यादा होता है। तो स्टोरेज पेड हो चुका है, लेकिन हमारे लिए जितना भी काम हम है, प्रोडक्ट को डालेंगे, प्रोडक्ट की इमेज देखेंगे, तो हमारा सारा फाइल स्टोर डेटा से हो सकता है। हमें स्टोरेज की भी नीड, अगर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हम अगर काम कर रहे हो तो उसको, इसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए होगी, अभी हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की है कि ये मालिक मकान है, एक सहूलत हमें दे रहा है किसी बिल्डिंग में रहने के लिए, तो अपने फ्रंट एंड को बैकएंड से कैसे कनेक्ट करेंगे, सवाल तो ये हो गया। यहाँ पर जब मैं कनेक्ट कर रहा था बैकएंड में, तो बैकएंड पे एपीआई लगी हुई थी कि आप एपीआई लगाओ, मैं आपको एपीआई देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको डेविजेशन के अंदर डेटा दिखाया है। लेकिन इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, फेच और पोस्ट के मेथड से ये कनेक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए हम यूज करेंगे एसडीके। क्या यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्या होती है भाई ये, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कुछ पाथ ये दे देगा, कुछ यूआरएल ये दे देगा, हम उसको हिट करेंगे, खुद ब खुद इसके साथ ये कनेक्ट होता जाएगा। बात समझ आ गई, क्या होती है ये सारी चीजें। अब इस फायरबेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो मुझे बताओ भाई, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन जी, दोबारा बताओ। नहीं, एग्जिस्ट करता है। सर्वर क्या है कि अगर आप अपने इस डेटाबेस के अंदर कोई डेटा पुश करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, तो आपको सर्वर चाहिए हो, कोड चाहिए हो।
फ्रंट एंड के अंदर जब हम लोकल स्टोरेज में डेटा सेव कर रहे थे तो हमें फ्रंट एंड का कोड चाहिए था। उसी लोकल स्टोरेज को अगर मैं डेटाबेस के अंदर रख रहा हूँ, मोंगोडीबी हो सकता है या कोई और डेटाबेस हो सकता है, उसके अंदर अगर हम डेटा रखेंगे तो हमें डेटा रखने के लिए कोड तो चाहिए होगा। फ्रंट एंड पे जो हम कोड कर रहे हैं वो ये है। जो सर्वर वाला कोड होता है वो कौन सा वाला होता है, वो ये वाला होता है, टर्मिनल बेस जो काम करते हैं, टर्मिनल बेस जो हम कोड कर रहे होते हैं। हाँ, वो भी सारा कोड ही है, इसीलिए तो गूगल डेवलपर्स तो रखते हैं ना, कोड ही तो रखता है, वो हैंडल कर रहा होता है। कोई और सवाल भाई? और सवाल इससे रिलेटेड सवाल पूछो ताकि मैं मुझे पता लगे कि भाई समझ आ रहा है, वरना मैं अभी एप्लीकेशन बना के 2 मिनट में फ्री, लेकिन फायदा नहीं है इसका। जी अगर मैं यहाँ पे गेट लिखूंगा तो वहाँ भी गेट लिखना होगा, जरूरी है, तो क्या जरूरी है। आपने पहले बताया था कि अगर हमें सर्वर से फ्रंट एंड में मंगवाना हो तो हमें गेट लिखना होगा। सही है। उधर क्लियर हो गया। देखो आपके पास बैकएंड के अंदर कोई डेटा होगा ना, यहाँ पर अभी फायरबेस की बात नहीं होगी, फायरबेस की बात नहीं, हमने बैकएंड में एक डेटा एक कोड बनाया है, उसके अंदर जो हमने इसको लिखा है ना, इसको कहते हैं एंड पॉइंट्स। इसको क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स। आपने एंड पॉइंट जो यहाँ पर सेट किए होंगे वो यहाँ पर भी सेट किए होंगे, तभी वो आएगा, वरना नहीं है। मैं आपको, अच्छा इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, वो डमी जेसन वाला डेटा जो अभी मैंने करके दिखाया जी कोर्स में, हाँ बैकएंड इसमें पूरा पढ़ेंगे ना ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स है ना। अब मैं इसको कहाँ से ला रहा हूँ, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ कि ये कोड आ रहा है या नहीं आ रहा डेटा, वो हमारे पास होती है पोस्टमैन। क्या होता है ये पोस्टमैन? एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके फ्रंट एंड के कोड को बैकएंड के कोड से कनेक्ट करता है फॉर टेस्टिंग के लिए। आपने बैकएंड बनाया, फ्रंट एंड भी बनाया, वेबसाइट नहीं बनाई, सिर्फ फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाई है, बैकएंड के आपने कोड बना दिए लेकिन दोनों कनेक्ट नहीं हुए। अब आप देख रहे हो कि जब मैं फ्रंट एंड से कोई डेटा मंगवा रहा हूँ बैकएंड से, तो वो कैसे आ रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन होता है। क्या होता है भाई? अच्छा इस पोस्टमैन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, मैंने सारी चीजें दिखा दी यूट्यूब में, पता नहीं खराब ना हो जाए। अच्छा इसको बंद कर देते हैं ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको सामने नजर आ रही होगी। प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट की ओवरव्यू होगी, आपने कितने इस्तेमाल किया, क्या बिल आया, क्या अकाउंट्स आपके ओपन है, क्या परमिशंस आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि फोन वेरिफिकेशन नई नया आए, अब बिल पे आप क्लिक करेंगे तो बिल के अंदर वो सारी चीजें जो अभी हमें रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजें आपको फायरबेस सहूलियात देता है, ये सारी चीजें। ऐप होस्टिंग, ऐप चेक, ऑथेंटिकेशन, डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशंस, फाइल, ये था फाइल स्टोर डेटाबेस जो अभी मैं आपको बता रहा था लाइट वेट। एक होता है हमारे पास मशीन लर्निंग और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है, अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टोरेज है जो कि अभी क्या हो चुका है, ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं भी कि मुझे बताए कि कार्ड शरीफ दे दो, ये देखो ये पैसा मांग रहा है, सही है। आप कितने मांग रहे हैं इसको भी देख लेते हैं। कार्ड दोगे अभी? दो कार्ड। सी फुल प्लेन पता नहीं क्या बोल रही है, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट बिलिंग, डेटाबेस के साथ आप अपना बिल अकाउंट दे। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये पूरा कार्ड मांगेगा, मतलब ये सारी चीजें ये मांग रहे हैं, लेकिन अभी इसके अभी नीड नहीं है। हमें किस किस चीज की नीड है वो अभी हम देख लेते हैं। हमें आज क्या करना है भाई, ऑथेंटिकेशन करनी है। ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है, वेबसाइट में लॉगिन साइन अप, सही है, कंटिन्यू विद गूगल, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा मुझे इस प्रोजेक्ट में आज ऑथेंटिकेशन करनी है, तो इसने ऊपर दो चीजें सेव कर दी, एक आपने स्टोरेज को इनेबल किया और एक आपने क्या इनेबल किया, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रहे। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा गायब हो जाए, लेकिन ये ऐड हो चुका है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं बाद में। नीचे आएंगे
ऑथेंटिकेशन ये क्या कह रहे हैं, गेट स्टार्टेड, मैंने कहा ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करो। यही सारी चीजें फॉलो करोगे तो काम आएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ एक चीज और, आप इसकी डॉक्यूमेंट भी पढ़े, बिल्ड के अंदर पता नहीं नीचे जाके या कहीं पर इसकी डॉक्यूमेंट्स होती है, या यहाँ पर होगा, फायरबेस डेवलपर्स डॉक, इस पे आप क्लिक करें, या हाँ यही हो सकता है बस। आप देखिए मैं इसके डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ, फायरबेस डॉक्यूमेंट, आप आएंगे बिल्ड पे और आप क्या क्लिक करेंगे, ये मैं यहाँ से आया, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आया, मैंने इस पे क्लिक करके हेल्प पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट उड़ा दी। यहाँ से ये मुझे अभी तरीका बताएगा ऑथेंटिकेशन आपने कैसे करनी है, तो ये पूरे तरीके बता रहे हैं। इसकी एक वीडियो भी है, आप वो वीडियो भी मुलाहिजा कर सकते हैं, नीचे आएंगे। तो अभी हम ये किसके लिए काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हम अभी किसके लिए काम कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं इस पे? आप आईएसओ में भी कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी कर सकते हो, फ्लटर के लिए भी, C++ के लिए भी। मैं किस पे काम कर रहा हूँ, अब ये बोल रहे हैं कि वेब के अंदर ये सारी डॉक्यूमेंट्स है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, फिर मैनेज यूजर्स, फिर पासवर्ड, फिर लिंक, फिर सारी चीजें, इसके अंदर कंटिन्यू विद गूगल भी आएगा। मेरे ख्याल से वो ये है, कहाँ है, साइन इन विद गूगल, ये वाला। तो हम गेट स्टार्टेड से करते, स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट्स पढ़ते कि क्या कह रही है। ये बाबा जी, ये आदमी आपको वीडियो भी बता देगा अगर आपने इसको फॉलो किया। अच्छा यहाँ देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स है कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे गेट ऑथ, इससे पहले आप आएंगे तो अगर आप वेब एपीआई के लिए काम कर रहे हो तो आपने ये काम करना होगा, लेकिन अभी प्रोजेक्ट तो हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे, ऑथेंटिकेशन तब करोगे जब आपका प्रोजेक्ट फायरबेस क्या होगा, आपके वेबसाइट में, वेबसाइट तो खाली पड़ी हुई है, सही है भाई। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को छोड़ के यहाँ आएंगे और यहाँ पर आके, अब कहाँ होता है वो, यूजर्स, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, क्लाउड शेल डॉक्यूमेंट, एड ऐप पे मैंने क्लिक किया, देखिए इसकी यूआई चेंज हो गई है, पता नहीं क्या है ये। एड ऐप पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर ये इस पे क्लिक करेंगे, देखो वेब, हम वेब के लिए काम कर रहे हैं ना। अभी हम प्रोजेक्ट अपने फ्रंट एंड के अंदर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो मैंने वेब पे क्लिक किया। अब ये कह रहे आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो क्या बता दूं, ई कॉमर्स डायरेक्ट बता देते, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया हम ई कॉमर्स की पूरी ऐप बनाएंगे, ई कॉमर्स ऐप, रजिस्टर ऐप। हमारी ऐप बन गई। अब ये मुझे वो कोड दे रहे हैं जो कि हमने अपने फ्रंट एंड में लगाना होगा। अभी आप कोड ना करें नेल्सन, आप ये थोड़ी सी रुक जाए ना। अब दो तरीके हैं, आप तो यह कर लो npm से, आप क्या कर लो, npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। अगर आपने एक्सियोस लगाना तो आप पहले क्या करेंगे, npm, तो आपके फ्रंट एंड के अंदर एक पैकेज आ जाएगा जिसका नाम होगा फायरबेस। वो पैकेज हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। कैसे करते, आप यहाँ पर आते, आप कहते हैं कि npm i। अभी हम npm से नहीं कर रहे, हम SDK डायरेक्ट लगाएंगे और डायरेक्ट स्क्रिप्ट के टैग से करेंगे। तो मैंने कहा npm से नहीं, किससे करना है, स्क्रिप्ट से। तो ये कह रहा है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर ये लिख दो। हम अभी प्योर जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट से ही काम कर रहे हैं। तो आपने इसको कॉपी करना होगा। कॉपी कैसे करते हैं, ऐसे। हाँ अगर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा तो इसको पता होगा कि यहाँ पर इस पर क्लिक करके। अच्छा अभी हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले हम इसको कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट किया तो मेरे पास क्या होगा, ये आपसे कह रहे कि आप जावास्क्रिप्ट लगा रहे हो लेकिन इसकी टाइप क्या कर दो। अब ये क्या की, ये क्या चीज होती है, जब हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं इसके अंदर और हम
इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट किसी जगह से इंपोर्ट तो हो रहा होगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल की जो टाइप होगी ना वो मॉड्यूल होगी। क्या होगी? पहले मॉड्यूल नहीं होता था, पहले जमाने में मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ भी नहीं होता था, तो हम हार्ड कोड इंपोर्ट कर रहे होते थे, इंपोर्ट पाथ देते थे, इस यहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ, बहुत मुश्किल होता था। अभी क्या है कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्या लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, तो ये इंपोर्ट इनेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। तो मैं इस जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट को हटा रहा हूँ, क्योंकि हम जो ये पूरा चीज लगा रहे थे ना अभी, ये पूरा ये हम यहाँ नहीं लगा रहे, ये यहाँ के लिए होता है। ये कहाँ के लिए होता है? अगर आप HTML के अंदर ही इसको लगा रहे हो। क्यों? HTML के अंदर जब आप लगाओगे तो आपको ये क्या देगा? मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ थोड़ी लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में कहाँ लिख रहा हूँ? अलग फाइल में। तो मैंने इसको हटाया, मैंने अच्छा इसको यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर आते, मैंने इसको हटाया, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट मेरे यहाँ पर नहीं है, ये तो पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मैं ये स्क्रिप्ट को हटा रहा हूं। मैंने ये हटाया, लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर जो टाइप थी वो क्या थी? तो आप सिर्फ यहाँ पर आओगे, यहाँ पर इसके टाइप क्या लिखोगे? बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, कोई मुश्किल? मैंने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने इसकी टाइप क्या रख दी? स्क्रिप्ट का टैग हटा दिया, क्योंकि स्क्रिप्ट अलग एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ, HTML में थोड़ी लिख रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ आया? समझ आया भाई? अच्छा, इसके अंदर आप देखिए बहुत सारी चीजें हमें ये दे रहे हैं जिसकी हमें नीड नहीं है। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज की ऐप की नीड है, ऐप को इनिशियलाइज करना है, इसकी नीड हमें। तो क्या करते हैं इसके साथ? एनालिटिक्स की हमें नीड नहीं है। एनालिटिक्स क्या होता है कि हमने कितने यूज किया, क्या सारी चीजें, तो हमें इसकी अभी नीड, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर पढ़ा भी ना है तो कोई इशू, इसके ये कमेंट्स वगैरह रिमूव कर देना, इंपोर्ट द फंक्शंस और ये एसडीके, ये देखो ऐड एसडीके फॉर फाइल प्रोडक्ट, और ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर हमें कोई नीड। अब देखो हो क्या है, जावास्क्रिप्ट भी तो हो रही है, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट ही तो है ना, कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फिग ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे हम यहाँ पर लिखते थे कॉन्स्ट ओबीजे और ऐसे करते थे, ये यही चीज तो है, सिर्फ इसका क्या नाम रखा हुआ है। लेकिन एसडीके के थ्रू इसने क्या इंपोर्ट किया हुआ है? इनिशियलाइज। इस वेरिएबल को जहां जो ये चीज इंपोर्ट किया इसने, इसको इसने किसी ऐप में रख दिया। कहां रख दिया भाई? अब इस चीज की हमें नीड नहीं है एनालिटिक्स की, तो इसको मैं हटा देता हूं। ये क्या हो रहा है पहले ये देखो, मैं एनालिटिक्स को हटा देता हूं। इसने पहले क्या किया? इनिशियलाइज ऐप मंगवाया, कहां से मंगवाया इसने? फायरबेस डॉट जेएस से ये मंगवाया, और इसको इसने कहां रख दिया? ऐप के अंदर। और जहां से इसने ये मंगवाया है फायरबेस से, वहां पर उस फायरबेस के अंदर हमारे एक प्रोजेक्ट है, वहां पर हमारा क्या पड़ा हुआ है, और उस प्रोजेक्ट के जो डोमेन है वो ये था जो हमने बनाया था अभी। उस डोमेन के जो प्रोजेक्ट आईडी थी वो क्या थी? उस प्रोजेक्ट का जो स्टोरेज था वो क्या था? उस प्रोजेक्ट के जो ऐप आईडी है वो क्या है? मतलब ये हमने मंगवाया फायरबेस से, फायरबेस एप्लीकेशन से। इसके अंदर हमने क्या रखा? जो फायरबेस के एप्लीकेशन के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था वो रख दिया। और कैसे रख दिया? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रख दिया? इस इनिशियलाइज के अंदर मैंने वो रख दिया। ये बात समझ आ गई? ये एप्लीकेशन फायरबेस से आ रही, उस फायरबेस के अंदर एक प्रोजेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने रख दिया, और मैंने इसके अंदर वो। अब जब मैं इसको कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इनिशियलाइज, तो क्या होगा भाई? अगर मैं इस ऐप के अंदर कंसोल करता हूं, अगर मेरे पास ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया कंसोल में, तो इसका मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली हमारे इस फ्रंट एंड से कनेक्ट हो चुका है। मैं यहां पर आता हूं, ये हमने कहा रखा था। अच्छा, इसको हम कोशिश करते कि ये दूसरे वाले को हम खत्म कर दे, इसको कॉपी करते। अभी हम क्योंकि सारा काम किसी और क्रोम में कर रहे, तो हम यहाँ रखते। मैं कंसोल में देखता हूं, रिफ्रेश करो, ये क्या कह रहे हैं?
एक्सिस कोर्स ओरिजिन पॉलिसी हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द कोर्स ओरिजिन। अब ये HTML टाइप मॉड्यूल हो गई, कनेक्ट हो गया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब माइंड में आया कि ये जो हम अभी एक्सेस करें ना फायरबेस को, ये क्या है, बहुत टाइम बार यूज करो इसलिए कि ये जो फायरबेस है ना, ये तो एक थर्ड पार्टी है ना, एक बैकएंड है, और आप किसी बैकएंड को हिट कर रहे हो, तो बैकएंड को हिट करने के लिए आपको फ्रंट एंड का यूआरएल और बैकएंड के यूआरएल को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको लोकल पे थोड़ी चला सकते। अभी मैं कहाँ पे हूँ, हमारे इस प्रोजेक्ट को ये नहीं मिल रहा ये, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइव सर्वर चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा भाई, लाइव सर्वर। तो मैंने इसको लाइव सर्वर किया। यहाँ पर एकमा स्क्रिप्ट के अंदर आज क्या डेट थी, 22 या जी 20 गलत हो गया, 22 ये फायरबेस। अब अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियलाइज हो गया, सही है भाई। इसको पहले लोकल पाथ से नहीं मिल रहा था, अभी हम कहाँ पे, अभी हम लाइव हो गए अपने बैकएंड के साथ। सर्वर मैंने लाइव कर दिया, गूगल सर्वर पर पेज दिया, क्योंकि अभी ये भी लोकल है लेकिन क्या है कि लाइव चल रहा है। तो इसने क्या कर दिया, अब इसको एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। आपने क्या क्या काम करना होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला स्टेप आपने टाइप मॉड्यूल रखनी होगी। बातें कर रहे, आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या कर दिया, टाइप मॉड्यूल रख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप क्या करोगे, लाइव सर्वर चलाओगे। ये मैंने रख दिया ताकि आप लोगों को याद, लाइव सर्वर चला, सही है भाई। ये दो काम तो करने होंगे, लाइव सर्वर चला और आपका फायरबेस। अब देखिए फायरबेस पूरा कनेक्ट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारी चीजें, आपका कंटेनर क्या है, आपके ऑप्शंस, ये देखो ऑप्शंस के अंदर क्या क्या मौजूद है, एपीआई की, और ये सारे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो पूरा हो गया। अब करना क्या है, हमने सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करनी है। क्या करनी है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे उसी डॉक्यूमेंट्स पे। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आप क्या इंपोर्ट करो, आप ये इंपोर्ट करो। मैं यहाँ पर, और मैंने क्या कर दिया, अब ये कहाँ से आ रहे हैं देखो, फ्रॉम। हमेशा याद रखो कि हम जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर भी काम करेंगे, हम जब किसी फाइल को मंगवाते तो ऐसे करते हैं ना, इस तरह करते थे ना। अगर हम जावा HTML की अगर बात की जाए, अबाउट के पेज पे जाते थे तो हम क्या करते थे, जब भी आप अपने कोड के अंदर ये चीज देखो, ये डॉट डॉट सिंगल डॉट, आप समझ जाना कि आप अपने लोकल फोल्डर से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, लोकल प्रोजेक्ट से कोई चीज। लेकिन अगर आप ऐसे देखो, कोई इंपोर्ट नहीं है, कोई डॉट नहीं है, तो आप ये समझो कि आप कोई थर्ड पार्टी चीज इस्तेमाल कर रहे हो। या तो वो npm हो सकता है, कोई पैकेज हो सकता है, या तो कोई SDK हो सकता है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम थर्ड पार्टी चीज यूज कर रहे हैं, HTTPS का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम थर्ड पार्टी चीज यूज करें, जो कि क्या है वो। अब यहां पर मैंने फायरबेस का ओथ लगाया। ओथ लगाने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स में क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ क्या कर दो, एक वेरिएबल बनाओ ओथ के नाम से, और ओथ इसके अंदर रख दो। मैं यहां पर सिंपल आ रहा हूं, मैंने कहा कि कॉन्स्ट ओथ, और ओथ रखने के लिए मैं क्या करता हूं, ओथ यहां पर रख देता हूं। अब यहां पर जब आप ओथ रखोगे तो ओथ से पहले इसने क्या मंगवाया है, गेट ओथ। ये चीज भी मंगवानी होगी। ये चीज इसने कहां से मंगवाई है, अगर आप यहां से देखो कि कहां से आई है, तो सबसे पहले मैं आया, मैंने यहां पर लिखा गेट ओथ, और ये गेट ओथ अभी ऊपर मैंने इंपोर्ट किया था थोड़ी देर पहले। यहां तक बात समझ आ गई। मैंने चीज इंपोर्ट की गेट ओथ, और गेट ओथ के अंदर मैंने ये रख दिया, इसके अंदर क्या है। अच्छा, अगर मैं इंपोर्ट नहीं करता ना, इसको अगर मैं हटा दूं ऐसे और मैं यहां पर ले आऊं, तो अब इसको नहीं मिलेगा ये। इसको अभी अगर मैं कंसोल लगा के और देखूं
कि ओथ में क्या मौजूद है, ये क्या बोलेगा, गेट ओथ इज नॉट। सही है, मैंने कहा इसको डिफाइन कर देता हूं, मैंने एच लिखा। सजेशंस क्यों नहीं आ रहे भाई, गेट ओथ नहीं यार, चलो इंपोर्ट करना पड़ा जबरदस्ती, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते, इंपोर्ट गेट ओथ, यहाँ से उठा देते। सही है, ओथ उठाया यहाँ पर रखा और गेट ओथ के अंदर मैंने ओथ वेरिएबल स्टोर कर दिया। यहाँ पर अब आता हूँ तो क्या बोलेगा ये, अच्छा मैंने कोई ऊपर डॉट डॉट लगाया क्या, फेल टू रिजॉल्व मॉड्यूल स्पेसिफायर फाइल बेस ओथ रिलेटिव रेफरेंस मस्ट स्टार्ट विद इधर। अच्छा कहाँ है ऑथेंटिकेशन हमारी, इसको कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं, क्या मेरे पास ओथ में क्या, डॉक्यूमेंट में मिले। गेट ओथ ई कॉमर्स आ गई, ओथ इनेबल हो गया। ये इसकी यूआई बिल्कुल कंप्लीट इसने इन लोगों ने चेंज कर दी। डॉक्यूमेंट में मिले। हाँ वो मैं देख लेता हूँ अभी, साइन इन मेथड्स, टेम्पलेट, यूजेज, सेटिंग, इसके नीचे इसके नीचे भी कोड होता है, कहाँ है भाई, नीचे कोड होता था, पता नहीं वो कहाँ रख दी इसने। अभी यूआई इसकी बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गई। अच्छा हम यहाँ पर ओथ लगा रहे, तो ओथ लगाने के लिए क्या करते हैं, कहाँ पर आते हैं यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर तो, फायरबेस। अच्छा एक काम और करते, इसको हटा देते, इसको पूरा कॉपी करते, होता भी यही है लेकिन ये डायरेक्ट पहले मिलता था डॉक्यूमेंट्स पे, ये पूरा मिल जाता था यहाँ पर, अब पता नहीं मिल रहा, तो मैं इसको आपको बाय डिफॉल्ट बता देता हूँ हार्ड कोड। क्या करना है आपने, इस सब को हटा के ना, इस सब को हटा के आपने सिर्फ क्या लिखना होगा, ओथ। मेरे ख्याल से ऐसा ही है, मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि क्या होता है, नोट फाउंड, ओथ ओथ, आ जाओ भाई, स्टोरेज, क्या करें, ओथ फायरबेस जेस ओथ, अगर हम मंगवाने के लिए क्या दे रहे हैं हमें, फायरबेस ओथ। अच्छा सिर्फ फायरबेस रहने दो, अब ये एआई बता रहे, हाँ लग गया देखो फायरबेस नहीं हटाना, सिर्फ ये हटाना है बस, एप की जगह क्या लिखना है। अब यहाँ पर ये यूआई में होता था, पता नहीं इन लोगों ने कहाँ रख दिया, मुझे दिख नहीं रहा, या यहाँ पर नीचे ना पूरा ओथ का ऑथेंटिकेशन का मेथड होता था कि आपने इसको ऐसे मंगवाना है, इस तरह करना है, आप पूरी यूआई चेंज कर दी। चलो सही है, ये काम तो हो गया हमारा। क्या हुआ कि आपने ओथ लगाया और इसमें क्या चेंज कर दिया, याद देखो भाई, ओथ लगा दिया। अब हम डॉक्यूमेंट्स पे आते, ऑथेंटिकेशन पे आते, तो ओथ के अंदर ये सारी चीजें मिल रही है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना हमने साइन अप किया ना हमने लॉग इन किया है। सही है, हम नीचे आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई साइन अप कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या मंगवाओगे, गेट ओथ के साथ आप क्या रखोगे, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये कैसे होगा, आप यहां पर आओगे गेट ओथ के साथ रखोगे, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन के काम में लगे हुए अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन के अंदर है। और क्या कह रहे हैं कि आप ये मंगवाओ, ये तो हमने मंगवा दिया, ये रहा, ये तो आ गया। सही है, अब क्या करो, क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये उठाओ, सिर्फ क्या उठाओ,
अब मैं देखो डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही काम कर रहा हूँ, किसी और चीज पे नहीं जा रहा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ साइन अप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, और साइन अप के अंदर मैंने ये रख दिया बस। बात समझ आ गई। अब आपने देखा होगा कि आप अगर साइन अप करते हो तो आपके पास क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, और वो यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई साइन अप कर रहा हूँ। साइन अप के साथ हमें क्या क्या चाहिए होगा, रिपीटिशन ऑफ वर्क हो रहा है, अभी ये पुराना काम है HTML और CSS का। क्या कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक इनपुट फील्ड, और इसके अंदर इसकी टाइप क्या होगी, आईडी। हम अब अभी ले लेते हैं साइन अप ईमेल, इस ईमेल के नाम से, सही है भाई। साथ में इस पासवर्ड के नाम से पासवर्ड रख देते, और एक बटन रख देते जिसका नाम होगा साइन अप, और यहाँ पर क्या लिखा होगा, साइन अप बटन। ये समझ आया ये क्या हो रही है। और टाइम बचाने के लिए AI ने मेरी मदद कर दी है। 3 फील्ड आ गई, एक की टाइप ईमेल, और दूसरी की टाइप पासवर्ड, और तीसरी की टाइप बटन। अब क्या मंगवाया, इसकी आईडी मैंने बनवा दी, एस ईमेल और एस पासवर्ड। अब क्या करूं, यहाँ पर मुझे इसको मंगवाना पड़ेगा यहाँ पर, और जब मंगवाऊंगा और बटन की क्लिक होने पर ये काम होगा। भाई समझ आ रही है। इस बटन को कैसे मंगाओ साइन अप पे, सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं यहां पर बोलूंगा कि वार सबसे पहले मैं मंगवाता हूं इस ईमेल, क्या मंगवाता हूं भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस ईमेल, इस पासवर्ड और साइन अप बटन। ये 3 चीजें मैंने क्या कर दी, मंगवा ली है। सही है भाई क्यों हंस रहे हो। अच्छा अब करना क्या है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर करना है एक्शन। क्या करना है, एक्शन करने के लिए आपने सबसे पहले ये उठाया बटन साइन अप बटन डॉट एड लेकिन ये इजाफी काम दे रहे, इसको ऐसा नहीं करना। अच्छा काम है लेकिन कुछ कुछ उस्तादिया भी कर रहे। एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका क्या नाम होगा भाई, ये देखो मैं अभी आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट रख रहा हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन। साइन अप करने के लिए मैंने सारी वैल्यूज मंगवा दी, ये इसको और हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज। ये सारी वैल्यूज हो गई। वैल्यूज में जो आज की वैल्यू है वो कौन सी है, साइन अप की। मैंने 3 चीजें मंगवाई, ईमेल, पासवर्ड और बटन। एक्शन में क्या करो, मतलब इस बटन के ऊपर क्या करना है, एक्शन क्या अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ लग दिया। एड इवेंट लिस्नर तो आपको पता ही होगा क्या करता है। पहला वाला में ये बताते हैं कि क्या करना है, क्लिक करना है, माउस ऊपर करना है, क्या करना है। दूसरा वाला ये कि आप इसके अंदर फंक्शन बना दो या फंक्शन का नाम रख दो। मैंने फंक्शन का नाम रख दिया लेकिन फंक्शन अभी नहीं है, मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फंक्शन। मैंने कहा साइन अप फंक्शन, साइन अप, साइन अप कर दिया। सही है भाई, ये क्या कैसे, अब ये और तंग कर रहे हैं ना। सही है भाई, एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के बनाते साथ ही मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि जब इस बटन पे मैं क्लिक कर दूं, इस साइन अप के बटन पे क्लिक कर दूं तो क्या हो, एक फंक्शन चले जिसका क्या नाम हो, साइन अप, और उस फंक्शन के अंदर इन तीनों की वैल्यूज आ जाए। क्या आ जाए, तो मैंने कहा ईमेल बराबर हो जाए, इस ईमेल बराबर हो जाए, या मैं यहां लिख देता हूं कि ईमेल बराबर हो जाए इस ईमेल डॉट वैल्यू। अच्छा आप ये भी कर सकते थे कि इन तीनों को उठा के ना इसके अंदर रख देते, ऐसे भी कर सकते हो ना, और डॉट वैल्यू कर सकते हो। ये मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे उठाते आप यहां पर रखते और यहां पर क्या लिखते, डॉट वैल्यू। तो इस ईमेल में क्या था हमारे पास, उसकी वैल्यू आती। लेकिन ये सही है या सेपरेट लिखे, ये सही है यार, चलो ये सही है, ये वैल्यूज हटा देता हूं। अच्छा एक मसला लेकिन ये होगा कि ये जो बटन मैंने मंगवाया ना, इसको बाहर
रखना पड़ेगा सर ये सही टाइप है? जी। सही है। ऐसे कर देता हूँ मैं साइन अप, ऐसे कर देता हूँ, सही है। एक वेरिएबल बनाया, मंगवाया, बटन किया, बटन बनाने पर इसके फंक्शन पे क्लिक किया और ये मैं करूँ, इस तरह सही है ना। अब थोड़ा सा मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए बाद में जब आप गिटहब से कोड देखेंगे। अच्छा मैंने ये लिखा एस ईमेल, आप ईमेल भी लिख सकते हो, ईमेल पासवर्ड, लेकिन साइन अप ज्यादा समझ आएगा। अब जब मैंने फंक्शन बनाया सारी चीजें हो गई, अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर आ क्या है, कंसोल डॉट, अच्छी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपने ऐसे करना होगा, पहले एस ईमेल को देखना होगा, एस ईमेल और साथ में एस पासवर्ड को देखना होगा कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं क्या मेरे पास इसकी वैल्यूज आ रही है, अगर आ रही है तो मैं समझूंगा कि काम हो रहा है। दो चीजें आ गई, साइन अप और पासवर्ड। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे और ईमेल अंदर ये नीचे है ना, अभी हमने काम नहीं किया इसके अंदर, इसके अंदर अभी हमने जो फायरबेस से मंगवाया था वो तो हमने अभी इनेबल ही नहीं किया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये लिखता हूँ वीडियो आ गई, इसका मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है हमारा, साइन अप का बटन फॉर्म, और ये हमने HTML CSS के अंदर भी किया था, ये पुराना काम है। अच्छा जब ये हो जाए ना, इसको बंद कर दो और आ जाओ अपने फायरबेस के ऊपर। फायरबेस के ऊपर आके जो आपने फायरबेस के डॉक्यूमेंट से ये कॉपी किया था, आप सिंपल आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, डेट से आपका काम हो गया। क्या हो गया भाई, आपका काम हो गया। आपने दो वीडियो मंगवाई, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे साइन अप के बटन पे, अब क्या चलेगा, क्या, एक मिनट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या चलेगा, ये चलेगा ना भाई। और ये कहां से मंगवाया हमने, फायरबेस से। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन, ये पेरीमीटर में क्या क्या चीजें ले रहा है, पहले क्या ले रहा है, विच इज कंपलसरी, जरूरी है ये, साथ में क्या ले रहा है, और साथ में क्या ले रहा है। अब ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि मेरे पास ईमेल आएगी, मेरे पास क्या आएगी और मेरे पास क्या आएगा, चूंकि मैंने दोनों वेरिएबल बना दिए एस ईमेल और ये दोनों यहाँ पर रख दो तो इसको मिल जाएगा। मतलब फंक्शन एक फायरबेस से हमने उठाया, लोकल पे हमने दो वैल्यूज रखी है ईमेल और पासवर्ड, जैसे मैं वो ईमेल और पासवर्ड लिखूंगा, क्लिक करूंगा, अभी कंसोल पे आ रहा था, फिर ये इसको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, और जब इसको मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको स्टोर कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा इसको। तो मैंने कहा यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया इसका नाम क्या है, एस ईमेल, और इसका नाम क्या है, बात समझ आ गई। आप सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भी रख सकते थे, कोई इशू। अब यहाँ पर कह रहे क्या, इसका साइन अप कर दो, क्या कर दो, साइन अप कर दो। अब ये क्या चीज है, इसने एक वेरिएबल बनाया है, कॉन्स्ट यूजर, यूजर यूजर क्रेडेंशियल हाई ऑर्डर फंक्शन ले रहा है। जब यूजर क्रेडेंशियल हो जाए तो इसके अंदर क्या होगा, अब ये फायरबेस का अपना है कि आप जब यूजर क्रेडेंशियल मुझे एक हाई ऑर्डर फंक्शन देंगे, फंक्शन के अंदर डॉट करके जब आप लिखेंगे यूजर, तो इस यूजर की जितनी भी डिटेल होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, यूजर में। मैं इसको कंसोल करके देख लेता हूँ कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैंने कहा यूजर, और यहाँ पर मैं यूजर को देख लूं, तो यूजर को देख रहा हूं। अब ये क्या है, ये सिंपल प्रॉमिस ही तो है, क्या ये, अगर सक्सेसफुल हुआ तो कहाँ जाएगा, अगर एरर आए तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। मैं इस एरर को भी कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कोई एरर आया तो इस एरर मैसेज को क्या कर दो, दिखा दो। अच्छा आप एरर कोड को भी देख सकते हो कि एरर कोड क्या है, हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही रख दिया फिलहाल के लिए। अब क्या होगा भाई, हमने इसके अंदर क्या लगाना है, अभी क्रिएट ईमेल विद ऑथेंटिकेशन करनी है, तो आप अपने प्रोजेक्ट में इसको ओपन करेंगे, आप क्या करेंगे, अब देखिए सारे मेथड्स दे रहे हैं आपको कि ऑथेंटिकेशन के कितने मेथड्स फायरबेस आपको अलाउ करता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे मेथड्स आपको अलाउ करता है, ये सारे मेथड्स। आप ऑथेंटिकेशन फेसबुक के जरिए भी कर सकते हो, आप एप्पल के जरिए भी, गिटहब के जरिए, अक्सर आते हैं ना कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गिटहब, कंटिन्यू विद। अच्छा कोई बता सकते कि आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं इसमें, नहीं भाई क्या बोल रहे हो,
आज आप कौन सा पढ़ रहे हैं इसमें? अच्छा, इसके इसके ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट यूजर विद। अब बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने ये क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। इनेबल करके आपने क्या करना होगा भाई, अब क्या होगा, जितने भी यूजर आएंगे वो डेटा यहाँ पर हमने देखो अपना सर्वर बना दिया, एक डेटाबेस बना दिया अपना। जो भी यूजर लोकल हमारे पास आएगा, पेज रिफ्रेश कर दो, कुछ भी कर दो, फिर भी यहाँ पर डेटा मौजूद होगा। क्या होगा भाई, अब मैं यहाँ जी, हाँ फायरबेस के सर्वर पर स्टोर है। फायरबेस आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये पूरा सेव है। भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं खामोशी के साथ बैठ जाए। अच्छा, अब देखते हैं काम की बात पे आते, यहाँ पर आते। मैंने कहा कि ईमेल, मैंने कहा IBR इब्राहिम, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। मैंने इस पे साइन अप किया, क्या रहे भाई, ये क्या बोल रहा है, इस ये समझ आया? हमने क्या बैकएंड में पोस्ट बनाया है? नहीं, फायरबेस खुद हैंडल कर रहा है। थर्ड पार्टी है ना भाई, मालिक मकान है, खुद उसने घर बनाया। अच्छा, इसने ये एरर दिया, ये पढ़ो, ये क्या है, ये एरर कौन से नंबर पर आ रहा है? 42 पे मैंने क्या कंसोल करवाया, एरर डॉट। अगर मैं एरर का कोड भी मैसेज कंसोल करवा दूं, एरर कोड, तो एरर का कोड भी आएगा मेरे पास। मैंने इस पे ईमेल लिखा इब्राहिम 1 2 3, तो ये क्या बोल रहा है, एरर फायरबेस का मैसेज है इनवैलिड ईमेल। ईमेल क्या है और कोड क्या है, इनवैलिड ईमेल, कोड भी यही है। अच्छा, आपको पता है कि जब हम HTML में काम कर रहे थे, हमने कहा था कि जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास जो ईमेल का @ होगा वो लाजमी होना चाहिए। ये तो हमने फ्रंट एंड में देखा था। आप इसको बैकएंड पे इसको सपोर्ट भी करते हैं, इसको बैकएंड में बनाते भी है। अगर ये फायरबेस हमने खुद बनाया होता ना, अगर आप अपना बैकएंड खुद बना रहे हो, तो आपने उस बैकएंड के अंदर ये बात रखनी होगी, ये कोड लिखना होगा कि अगर यूजर ने ईमेल में @ नहीं लिखा तो क्या कर दो, तो एरर शो करवा दो। इसको कहते हैं हमारे पास रिजेक्ट्स। क्या बोलते हैं भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स ऑफ ईमेल। आप सिर्फ देखें कि इसका कितना बड़ा कोड है, इसके जो कोड है ना वो कितना बड़ा है। ये देखो, ये पूरा कोड आपने जावास्क्रिप्ट में लगाना होगा कि अगर यूजर आए @ ना हो, डॉट ना हो, तो आप इसको एरर दिखा दो। ये सारी चीज अब खुद ब खुद कौन हैंडल कर रहा है, फायरबेस हैंडल कर रहा है। तो कितनी आसानी हुई, हमने सिर्फ फायरबेस से क्या मंगवाया, ये मंगवाया ईमेल वैलिड नहीं है, @ नहीं है, पासवर्ड 3 6 से कम है। ये सारी चीजें कौन हैंडल कर रहे हैं, फायरबेस। हम उसको रेंट में किराया देते, ये सारी चीजें वो कौन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। अब मैं आता हूं यहाँ पर, मैं लिखता हूँ @gmail.com, और पासवर्ड स्टिल क्या है, <6 है। मैंने साइन अप किया, तो क्या बोल रही है, ये क्या बोले, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अगर ये कोड आपने खुद बनाना होगा ना, आप यहां पर आते, आप यहां पर कंडीशंस लगाते बहुत सारे। इफ पासवर्ड की लेंथ अगर इतनी हो तो ये शो करवा दो, एल्स ये शो करवा दो, कितने ज्यादा कोड होता है। लेकिन फायरबेस की मदद से ये खुद ब खुद हमें मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ आपने इसको देखना होगा। अच्छा, अब मैं आता हूं, मैंने कहा इब्राहिम @gmail.com, पासवर्ड पे आते 1 2 3 4 5 6, साइन अप किया, तो क्या होगा, ये इसने खुद ब खुद साइन अप कर दिया। साइन अप के अंदर देखो क्या है, यूजर के अंदर क्या क्या मौजूद है, जो यूजर मैंने कंसोल करवाया, मैंने कहा अगर देख चल जाए तो यूजर क्या कर दो, कंसोल करवा दो। अब ये यूजर है मेरे पास पूरा, ये देखो, इसके अंदर ये एक्सिस टोकन दे देता है, जो आपके लिए बाद में आने के लिए भी काम आ सकता है। अभी हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम आ सकता है। ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको ये दे रहे हैं। आपकी ईमेल क्या है, आपने क्या ईमेल एंटर किया, आपका पासवर्ड कर दिया, वो जो पासवर्ड था वो क्या है, वो सारी चीजें आपको ये दे देता है। पासवर्ड,
पासवर्ड को हैश कर दिया इसने। इसने देखो पासवर्ड को क्या कर दिया, हैश कर दिया खुद ब खुद। ये सारी फैसिलिटी किसकी है, फायरबेस की है। बात समझ आ रही है। अच्छा अब आप देखें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश यहाँ से भी होता है, कहाँ है, यूजर्स पे आ जाए तो देखो एक यूजर हमारे पास क्रिएट हो गया। अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या कर दिया, एक यूजर क्रिएट कर दिया। अब आप इसको डिलीट कर दे, कोड खत्म कर दे, कुछ भी कर दे, आप ये यूजर जब तक आप इसको डिलीट यहां से ना कर दो, यहां से डिलीट ना कर दो। सही है भाई। एक मसला क्या है, क्या है भाई, एक मसला, ये जीमेल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ईमेल तो भाई आप देखो यहां पर, आप यहां पर लिखो pakistan@gmail, पासवर्ड दे दो 1 2 3 4 5 6। चलो भाई एक और बन गया। यहां पर आते, इसको रिफ्रेश करते, यहां से पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करना, सीधे कर देंगे। ये देखो एक और बन गया। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो यूजर जिस ईमेल मौजूद हो, जिसने अगर कोई अकाउंट बनाया हो, सिर्फ वो ही शो हो जाए, उससे ही साइन अप हो जाए, लॉगिन हो जाए, जो कि वेरीफाइड ईमेल हो, तो इसका मेथड हमारे पास कौन सा वाला होता है, कंटिन्यू विद गूगल वाला। सही है भाई। तो हम उससे कर सकते हैं। हाँ अगर आप चाह रहे हैं कि यूजर कोई भी हो, कोई भी ईमेल दे दे, बस वो हमें अपने क्रेडेंशियल दे दे और आगे हमारे प्रोजेक्ट को प्रोसेस करे, तो हम ये कर सकते हैं। यहां तक बात किसी को कोई समझ नहीं आ रही हो? साइन अप हमने देख लिया जी। कंटिन्यू विद गूगल 3 क्लासों में कवर होगा, ऐसा नहीं होगा कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हो गया। हाँ पूरे रमजान तो ये फायरबेस ही चलता रहेगा, लेकिन एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा एक काम और जल्दी जल्दी से देखो। अगर चलो वो अगली क्लास में देखते क्या होगा। इसके लिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि एलआई के अंदर आपने ये ईमेल शो करवाना होगा। अभी तो कुछ नहीं आ रहा ना, कंसोल में आ रहा है, इसको यहाँ शो करेंगे। अब आपके घर का काम क्या है कि घर पे जाके आपने एक नेम बार बना ले, ऊपर साइन अप का बटन होगा, साइन अप के बटन पे क्लिक होगी, कंसोल में डेटा आ जाए। यहाँ तक पूरा करना है, एक ई कॉमर्स की प्रोजेक्ट पूरा बनाएंगे। सर ये आपका इंडेक्स और कोड खोले।